जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है, अब की बार अपने पूरे जिले को हम टॉप करके दिखाएंगे। अब की बार हमारे सब्जेक्ट में 100/100 नंबर ला कर दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ। कॉपी पेन उठा लीजिए, घर के किसी भी एक कोने में खोपचे में जाकर के बैठ जाइए और ईमानदारी से पूरा फोकस अपनी क्लास पर रखिए। आप मेहनत करेंगे तो पक्का भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने टीचर्स को, सबको प्राउड फील करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी 11वीं या 12वीं क्लास एग्रीकल्चर विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है और इस वीडियो को उन सभी अपने छोटे भाई बहनों तक, दोस्तों तक, पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अब की बार 12वीं क्लास एग्रीकल्चर विषय से राजस्थान या किसी और राज्य से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास जो आपकी है। 12वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 12वीं क्लास कृषि रसायन जो हमारा सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त, कृषि रसायन जिसे हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसकी बात कर रहा हूं। आज से हम इसका सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, फालतू की बातें करनी पड़ती हैं, उसमें कचर पचर चलता है, लोग कमेंट करते हैं, डायलॉग मारते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, याद रखिए, और आपके एक एक मिनट की हम कदर जानते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार साल 2025 में आपको राजस्थान बोर्ड या अपने किसी भी स्टेट बोर्ड में अपने पूरे जिले को टॉप करना है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आप सभी को 100/100 नंबर लेकर आने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों सब्सक्राइब करें मेरे भाई? आप पूछोगे ना कि सर हम क्यों सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जरा रुकना, अभी बताता हूं क्यों सब्सक्राइब करना है आपको इस चैनल को। शुरू कर रहा हूं आप सभी के लिए, मैं सामने देखिएगा, ध्यान से देखिए सभी। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आज से शुरू हो रहा है आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में। पहला चैप्टर 4 नंबर का है। 4 नंबर आपके पक्के हैं, गारंटी से याद रखिएगा, लेकिन हर एक पार्ट को देखना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको हर एक पार्ट पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलने वाला है, जिसे आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जरूर 4 नंबर का पार्ट नंबर पहला आपका लिए शुरू कर रहा हूं। सर चैप्टर का नाम क्या है? सामने देखिए, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, ये हमारा पहला चैप्टर है जिसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए बिल्कुल स्पेशल नोट्स बनाकर लेकर आया हूं, पॉइंट बाय पॉइंट, कहां से 1 नंबर का सवाल उठेगा, कहां से बड़ा सवाल आएगा, सब चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे लेक्चर्स फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे, लंबे लेक्चर्स अभी नहीं रख रहे हैं। और लास्ट में आपको एक 1 शॉट दिया जाएगा जिसमें पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर वीडियो के अंदर होने वाला है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो मेरे दोस्त। शुरू करते हैं क्लास की एक छोटी सी शायरी के साथ शुरू करेंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है, अब की बार अपने पूरे जिले को हम टॉप करके दिखाएंगे। अब की बार हमारे सब्जेक्ट में 100/100 नंबर ला कर दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, इसी जज्बे के साथ। कॉपी पेन उठा लीजिए, घर के किसी भी एक कोने में खोपचे में जाकर के बैठ जाइए और ईमानदारी से पूरा फोकस अपनी क्लास पर रखिए। आप मेहनत करेंगे तो पक्का भरोसा रखिए अपने ऊपर कि आप अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने टीचर्स को, सबको प्राउड फील करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की एक जबरदस्त तरीके के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपके कौन कौन से पॉइंट्स आज हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है। क्या है बोलो? पार्ट नंबर 1 है। और इस पार्ट नंबर 1 के अंदर मैं आपको क्या क्या कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं मृदा के बारे में, मृदा क्या होती है। दूसरा हम बात करेंगे मृदा की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? परिभाषा के बारे में। मृदा की परिभाषा कैसे आप लिखेंगे, बोर्ड में आप कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं
कि मृदा का अध्ययन कैसे करते हैं या मृदा के अध्ययन को किस किस प्रकार से किया जा सकता है, और अंत में बात करेंगे हम मृदा के कार्यों के बारे में कि मृदा क्या क्या कार्य करती है, किस किस काम में आती है। हर एक बिंदु को पॉइंट बाय पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं। यस और नो? तो चलिए चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग लगाइए मेरे दोस्त और शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हेडिंग लगानी है, बिल्कुल प्यारी सी हेडिंग लगाइए, मृदा। पहली हेडिंग है आपकी मृदा से शुरुआत करते हैं, चीजों को समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर 1 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाए तो संभव नहीं है। वास्तविकता में जब आप स्कूल में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह आपकी स्कूल में लगेगा टाइम। मैं आपको उससे भी कम समय में करवाऊंगा, लेकिन बेहतरीन करवाऊंगा। लेक्चर्स वीडियो ज्यादा हो सकते हैं बट क्वालिटी की चीजें दूंगा। कचरे की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी, वरना किसी दूसरे चैनल पे जाओ जहां कचरा मिलता हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की। मृदा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है। ये मृदा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है समझिए। मृदा जो शब्द है ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? ध्यान से समझिए। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसे हम सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। सोलम शब्द होता है लैटिन भाषा का। इस शब्द से मृदा शब्द निकल कर आया है, इससे पैदा हुआ है। सर ये सोलम का क्या अर्थ होता है? सोलम जो शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ होता है, आप बोल सकते हैं फ्लोर। क्या बोलो? फ्लोर। फ्लोर की जगह आप बोल सकते हो फर्श। हमारे घर पे जो आंगन होता है, जो फर्श होता है, उसके तौर पे हम इस शब्द को मानेंगे। तो मेरे साथ साथ पॉइंट को रिकॉल करिए। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। सीधा लाइन में चलते जाना पॉइंट बाय पॉइंट। क्या बोलो? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। यस और नो? दूसरा बिंदु, फ्लोर या फर्श क्या होता है? हमारे घर की सबसे ऊपरी परत होती है। होती है नहीं होती? तो उसी तरीके से आपको पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है? दूसरा पॉइंट, मृदा जो होती है, मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। क्या होती है? ऊपरी परत होती है। अरे बोलो यस और नो? यस सर, वेरी गुड। साथ साथ रिकॉल करते रहना। जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ रिकॉल जरूर करते रहना। तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझो। जैसा मैंने आप सभी से कहा था शुरुआत में, क्या कि जैसे हमारे घर के अंदर हमारा जो फर्श होता है वो सबसे ऊपरी परत होती है, वैसे ही ये हमारी जो मृदा है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। बोलो यस और नो? तीसरा बिंदु याद रखना है आप सभी को। क्या बिंदु याद रखना है? मृदा जो होती है, क्या बोलो? मृदा के बारे में ध्यान से सुनना, पॉइंट जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। मृदा त्रिविमीय पिंड होता है। कैसा होता है? मृदा त्रिविमीय पिंड होता है। त्रिविमीय पिंड होता है। सर ये पॉइंट क्या है? ये समझ में नहीं आया, ध्यान से समझो मेरी बात को। त्रि यानी 3 और विमा यानी दिशा। एक ऐसा पिंड जो तीनों दिशाओं में होता है। सर 3 दिशाओं का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे गणित जिन बच्चों ने पढ़ी होती है वो समझते हैं। गणित में आपने 10वीं क्लास में ग्राफ बनाया होगा, एक्स एक्स ऐसे और वाई एक्स ऐसे, एक्स और वाई एक्स बनाते हैं। बोलो यस और नो? वो 2D होता है, तो 2 विमाएं होती हैं उसके अंदर। ऐसे ही हम बना रहे हैं 3D, त्रिविमीय। तो त्रिविमीय यानी 3 दिशाएं। सर 3 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से समझो। इनकी लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। इनकी लंबाई होती है, इनकी चौड़ाई होती है, और साथ में इनकी क्या होती है? गहराई होती है। क्या होती है? गहराई होती है। आप में से कई बच्चे ऊंचाई बोल रहे होंगे, ऊंचाई नहीं होती, मृदा की गहराई होती है। मृदा में हम नीचे की ओर जाते हैं। तो मैं वापस दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। 1 बाय 1 पॉइंट को एक एक करके स्ट्रेट हम बिल्कुल लेकर चलने वाले हैं। बोलो यस और नो? तो समझेंगे मेरे साथ वापस चीजों को। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। फर्श या फ्लोर हमारे घर की सबसे ऊपरी परत होती है। उसी तरीके से मृदा जो होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ओके, अगला बिंदु, मृदा त्रिविमीय पिंड होता है जो 3 दिशाएं रखता है। 3 दिशाएं कौन कौन सी रखता है? सर लंबाई, सर चौड़ाई, सर गहराई, तीनों दिशाएं ये रखने वाला पिंड है। बोलो यस और नो?
अगला बिंदु, एक और बिंदु आप सभी को ऐड करना है यहां पर। यह बिंदु आपको याद रखना है, मृदा जो होता है ये पौधों को यांत्रिक आधार का काम करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। इसका क्या मतलब है? आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको सहारा देते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपको खाना पीना सब कुछ काम करते हैं, आपको सहारा देते नहीं देते, आपको मजबूती यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी में खड़े होते हैं किसकी वजह से? मृदा की वजह से, वो उनको सहारा प्रदान करती है। तो इसी तरीके से आपको क्या याद रखना है, मृदा जो होती है, मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, क्या बोलो रे, यांत्रिक आधार, साथ में आप लिख सकते हो जल आदि प्रदान करती है। यांत्रिक आधार जल आदि प्रदान करती है, प्रदान करती है। चलिए, तो मैंने आपके ये कुछ वन लाइनर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिंदु आप सभी को समझाए हैं, एक एक बिंदु को दोहराएंगे, ध्यान से समझिए। मैंने कहा है ना मेरे दोस्त, 4/4 नंबर की गारंटी देता हूं मैं आपको, एक भी नंबर आपका कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि चीजें आपको क्लास के अंदर याद करवाने की गारंटी रखता हूं मैं, मेरे साथ अगर जुड़े रहोगे तो। और तुम्हें टाइम पास करना है, कोई रील वील देखनी है, किसी का डांस देखना है, तो तुम कहीं दूसरी जगह ही अपना मुंह मारोगे तो ठीक रहोगे, समझ रहे हो? तो चीजों को बिल्कुल डिसिप्लिन से लेकर चलते हैं, वापस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले अब देखो, तुम्हारे सामने बिल्कुल मेरे पीछे का बोर्ड है, तो तुम देखकर बोलो, मैं बिना देख के बोलता हूं, मेरे साथ साथ दोहराना। पॉइंट नंबर पहला, मृदा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। ओके सर, फर्श या फ्लोर हमारे घर की ऊपरी सतह होती है, परत होती है। इसी तरीके से हमारी जो मृदा होती है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। मृदा जो होता है वो एक त्रिविमीय पिंड होता है। त्रिविमीय पिंड होने का मतलब 3 दिशाएं रखने वाला पिंड है, जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी गहराई 3 दिशाएं होती हैं। अगला बिंदु, मृदा जो होती है वो पौधों को यांत्रिक आधार का कार्य करती है, उनको मजबूती प्रदान करती है खड़ा होने में। तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में आराम से इन चीजों को लिख सके, ठीक है। सर ये बिंदु तो हमें पहले से याद है, इनका हम क्या करें? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, समझो मेरी बात। अब बात आती है परिभाषा की। सर अगर पेपर में बात आ गई कि मृदा की परिभाषा लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो समझिए, मैं आपको परिभाषा लिखाता हूं, और परिभाषा भी ऐसी परिभाषा हम लिखेंगे जो थोड़ी आसान हो, जिसे लिखने में आपको, रटने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं और रटनी पड़े ही ना। यस और नो? तो चलो वह कैसे लिखने वाले हैं परिभाषा, ध्यान से समझेंगे मेरे साथ साथ, पॉइंट बाय पॉइंट। देखो, पहली बात, मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। तो हम उसी से परिभाषा बनाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? वह प्राकृतिक पिंड, वह प्राकृतिक पिंड। अब सुनो, वह प्राकृतिक पिंड, क्योंकि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। आगे बात करते हैं कि मृदा का निर्माण किससे होता है, मुझे बताओ जरा। सर मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों के विच्छेदन और अपक्षय से होता है, तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से होता है। तो बस इसी को परिभाषा में बदलो। सर मैं तो किताब में तो 2 परिभाषाएं लिखी है, कौन सी को याद करूंगा? आपकी किताब में कितनी भी परिभाषाएं लिखी हो, डोंट वरी, आपको एक ऐसी परिभाषा लिखनी है जेन्युइन, जिसमें पूरी चीजें आ जाती हो। किसी के लिए भी लिख दो, नंबर पूरे के पूरे मिलने चाहिए, वैसी परिभाषा लिखा रहा हूं। तो वह प्राकृतिक पिंड, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थों, जो खनिज पदार्थों के विच्छेदन, जो खनिज पदार्थों के विच्छेदन तथा अपक्षय से, खनिज पदार्थों के विच्छेदन तथा अपक्षय से एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। चलो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। वह प्राकृतिक पिंड जो वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थों के विच्छेदन से, अपक्षय से तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने और गलने से बनता है, क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, मृदा कहलाता है या मृदा कहलाती है? मृदा कहलाती है, मृदा कहलाती है। सर ये तो आपकी बिल्कुल प्यारी सी परिभाषा हो गई। क्या हो गई? प्यारी सी परिभाषा। इस परिभाषा के साथ आप 1-2 बिंदु और जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसी के साथ साथ आप लिख सकते हैं, मृदा पृथ्वी की
मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, बोलो क्या, यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करती है या उपलब्ध करवाती है, प्रदान करती है। अगर तुम इतना लिख देते हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम इतना लिखने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारे 100/100 नंबर देने में तुम्हें कोई नहीं डरेगा, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि जब तुम इतना लिखोगे ना तो तुम्हारे सामने अच्छे से अच्छा, प्यारे से प्यारा, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर और घटिया से घटिया, खराब से खराब टीचर भी पिघल जाएगा, चाहे वो कितना भी कठोर टीचर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी खराब कॉपी चेक क्यों ना करता हो, वो कितने भी नंबर खराब क्यों ना देता हो, लेकिन अगर तुम इतना लिखने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हारे सामने टीचर आराम से पिघल जाएगा, बड़े प्यार से पिघल जाएगा। तो चलो एक बार वापस मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं मृदा की, पहला चैप्टर है 12वीं क्लास का। ये मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत खराब है, नहीं। लास्ट में आपको एक वन शॉट भी दूंगा जिसमें मैं पूरी चीजें एक साथ कवर करूंगा, बट अभी मैं 1 बाय 1 करके चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो समझो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने कुछ 1 लाइनर पॉइंट्स की बात करी है कि मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। उसके बाद बात करी मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा एक त्रिविमीय पिंड होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई 3 चीजें होती हैं, और मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, जल आदि प्रदान करने का कार्य करती है। परिभाषा भी इन्हीं बिंदुओं से बनाते हैं। मृदा वह प्राकृतिक पिंड होता है, क्या, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थों के विच्छेदन होने से या अपक्षय होने से, और इतना ना लिख सको तो आसानी से लिख देना, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थों के टूटने से या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है, मृदा कहलाती है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो पौधों को यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व आदि प्रदान करने का कार्य करती है। अगर तुम इतना लिखोगे तो परिभाषा में तुम्हारा कुछ भी नहीं कट सकता, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। यस और नो? तो परिभाषा का टॉपिक आपका पूरा होता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और कॉपी में बकायदा एक एक चीजों को 1 बाय 1 करके आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं मृदा की विशेषताएं, कि मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हेडिंग आप सभी को दूसरी छोटी सी प्यारी सी हेडिंग लगानी है, लगाइए सभी, मृदा की विशेषताएं। हेडिंग आप सभी लगाएं मेरे साथ साथ, मृदा की विशेषताएं, मृदा की विशेषताएं। सर मृदा की कितनी विशेषताएं लिखवाएंगे? मृदा की केवल 2 विशेषताएं होती हैं मेरे दोस्त। कितनी विशेषताएं? 2 विशेषताएं। सर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इतनी आसान विशेषताएं तुम्हें चुटकियों में याद हो जाएंगी। बोलो क्या? चुटकियों में याद हो जाएंगी, ऐसी विशेषताएं होती हैं। सर पहली विशेषता बताइए। तो सारे बच्चे ध्यान से मेरे साथ साथ लिखेंगे। मृदा की पहली विशेषता क्या होती है? मृदा, लिखो मेरे साथ साथ, मृदा अलग अलग, क्या बोलो? मृदा अलग अलग परतों। अब आसान शब्दों का यूज करो। देखो कठिन शब्द तुम्हें आते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो आसान शब्द लिखो जिससे तुम्हें ज्यादा याद करने में, लिखने में समस्या ही ना हो। तो क्या बोलो? मृदा अलग अलग परतों या संस्तरों, दोनों में एक चीज लिख देना, परतों या संस्तरों, संस्तरों से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है, से बनी होती है। अब पहले बिंदु को मैं एक बार वापस समझा रहा हूं, क्या बोलो? मृदा जो होती है वो अलग अलग परतों से, अलग अलग संस्तरों से, स्तरों से मिलकर के बनी होती हैं। जो पदार्थों के जो क्या काम आते हैं, जो संस्तर हैं वो क्या काम करते हैं? जो इसी के अंदर लिखेंगे, जो पदार्थों का संचय, पदार्थों का संचय, स्थानांतरण, पदार्थों का संचय, स्थानांतरण तथा संचय, स्थानांतरण तथा संचार का कार्य करते हैं, तथा संचार का कार्य करती हैं। चलिए एक बार वापस से दोहराता हूं, ध्यान से सुनना।
मृदा जो होती है ये अलग अलग परतों से मिलकर के बनी होती हैं, और ये परतें जो इनके अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी इनके अंदर जो चीजें होती हैं, उन सभी को स्टोर करने का, एकत्रित करने का काम करती है, संचय करने का काम करती हैं, एक दूसरे में स्थानांतरित करने का काम करती हैं, एक दूसरे को अंदर हम इनका संचार का काम करती हैं, एक दूसरे के पास भेजने का काम करती हैं। ये पहली विशेषता। विशेषता नंबर 2 की बात करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरी विशेषता है हमारी मृदा की जलवायु, मृदा की जलवायु तथा पैतृक पदार्थ, मृदा की जलवायु तथा पैतृक पदार्थ। अब ध्यान से सुनना, देखो मृदा जिन पदार्थों से बनी होती है, जिन प्रकार के खनिजों से बनी होती है, उन सभी को पैतृक पदार्थ कहते हैं, पेरेंटल मैटर्स हम कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मृदा की जलवायु के कारण, अब जलवायु सर वहां कैसा मौसम होता है, वहां कैसा वातावरण है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान से समझो कि मृदा की जलवायु और उसकी पैतृक पदार्थों के कारण उसके रासायनिक और जैविक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। तो मृदा की जलवायु तथा पैतृक पदार्थ के कारण उसके जैविक तथा रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मैं मोटे वर्ड्स के अंदर लिख रहा हूं, मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख सके। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बोर्ड जल्दी भर जाए, नहीं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से आसानी से दिख सके मेरे भाई, समझ रहे हो ना। मृदा की 2 विशेषताएं बिना देखकर बोल सकते हो। पहली, मृदा अलग अलग परतों से मिलकर के बनी होती है, जो पदार्थों का स्थानांतरण, संचय तथा उनका आदान प्रदान करने के काम में आती है। दूसरा बोलो सर, मृदा की जलवायु और उसमें उपस्थित पैतृक पदार्थों के कारण उसकी जैविक और रासायनिक जो उनके गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी जगह ज्यादा क्षारीय मृदाएं थी तो वहां की मृदा क्षारीय होगी, किसी जगह अम्लीय चट्टानें होती है तो अम्लीय होती है। यस और नो? किसी की जलवायु ज्यादा नमी वाली है तो उसके कारण अलग प्रकार की मृदाएं, किसी जगह शुष्क है तो उसकी जगह अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं। इन बातों को क्लियरली एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है और अच्छे से याद करते हुए चलना है मेरे साथ साथ। अरे बोलो यस और नो। चलिए अब हम बिंदु नंबर अगले की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने 1 लाइनर पॉइंट आप सभी को बता दिए हैं मृदा के बारे में। मृदा की परिभाषा आप सभी को बता दी है कि मृदा की परिभाषा क्या होती है, मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है, मैंने आप सभी को बिल्कुल बता दिया है। 2 विशेषताएं बताई हैं। अब आप सभी को बता रहा हूं मृदा के कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ साथ आप सभी। मृदा के कार्य लिखे सभी, मृदा के कार्य, मृदा के क्या क्या कार्य होते हैं आप सभी मेरे साथ साथ एक बाई एक कर करके समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कार्य, मैं छोटे छोटे बिंदुओं में कार्य लिखूंगा, तुम्हें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी रटने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल प्रेम से चीजें याद होंगी। तो चलो पहला लिखो, पहला कार्य लिखेंगे मृदा, लिखो सारे, मृदा भूपपड़ी, किसमें बोलो? मृदा भूपपड़ी तथा, मृदा भूपपड़ी तथा। अब ये भूपपड़ी क्या होती है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जो सतह है, उसे भूपपड़ी कहते हैं। समझ गए? मृदा की सबसे जो ऊपरी परत होती है, जो जिसकी मोटाई होती है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो जो थोड़ी वो जो ऊपरी परत होती है उसे हम भूपपड़ी कहते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अभी के लिए रखो, क्योंकि जैसे भी पहला चैप्टर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हारे बेसिक्स और क्लियर होते जाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फिर तुम्हें सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी जस्ट इमेजिन करो कि मृदा जो होती है, ऊपरी जो मृदा होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मृदा भूपपड़ी तथा जलवायु या वायुमंडल, क्या लिखेंगे? मृदा भूपपड़ी तथा वायुमंडल के बीच, मृदा भूपपड़ी तथा वायुमंडल के बीच एक आंतरिक सतह का कार्य करती है, के बीच एक आंतरिक सतह का कार्य करती है, आंतरिक सतह का कार्य करती है। पहला बिंदु आप ये लिख सकते हैं छोटा सा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारी मृदा है वो भूपपड़ी को और जलवायु को या वायुमंडल को, दोनों को अलग, वायुमंडल, जलवायु नहीं आएगा, वायुमंडल, भूपपड़ी को और वायुमंडल को दोनों को अलग अलग करने का काम करती है, बांटने का काम करती है। दूसरा बिंदु अगर आप लिखना चाहें कि मृदा क्या काम करती है, मृदा क्या क्या काम करती है,
मर्दा जितने भी जो पदार्थ होते हैं, मर्दा जितने भी प्राकृतिक साधन होते हैं, जैसे तुम बोल सकते हो उष्मा, बोल सकते हो जल, बोल सकते हो खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जितने भी ये चीजें होती हैं, इन सभी को पुनः चक्र करने का, पुनः चक्रित करने का, रिसाइकिल करने का काम करती है। तो चलो लिखते हैं मृदा, अगला लिखेंगे मृदा प्राकृतिक पदार्थ, मृदा प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक साधन जैसे उष्मा जल, पोषक तत्व, उष्मा जल पोषक तत्व आदि को पुनः चक्रित करती हैं। चलो आसान शब्दों के अंदर समझाता हूं आप सभी को। क्या बोलो रे? मर्दा जो प्राकृतिक साधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिल रहे होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो उष्मा, बोल सकते हो जल, बोल सकते हो गैस, बोल सकते हो आदि पोषक तत्व, बोल सकते हो, इन सभी को पुनः चक्रित की जगह आप सभी लिख सकते हैं यहां रिसाइकिल। क्या बोल सकते हैं? रिसाइकिल बोल सकते हैं, रिसाइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि उन्हें पुनः चक्रित करने का कार्य करते हैं। बिंदु नंबर 3 की बात करते हैं, सबसे स्पेशल बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। क्या बोलो? मृदा जो होती है, मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, क्या बोलो? यांत्रिक आधार। सर ये बिंदु तो 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तभी तो कह रहा हूं चैप्टर में बिल्कुल आसान चीजें हैं, प्यारी चीजें हैं, रिपीट करते जाओ, सेम चीजें रिपीट आएंगी बार बार, समझ रहे हो? तो बिल्कुल आसानी से मृदा पौधों को यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व आदि प्रदान करती है। तो ये 3 कार्य हो गए हमारे। अरे बोलो यस और नो। अभी और आपको 3-4 कार्य लिखवा देता हूं, क्योंकि आपसे जब कार्य की बात होगी कि मृदा के कोई 3 कार्य लिखो, मृदा के कोई 4 कार्य लिखो, मृदा के कोई 5 कार्य लिखो, तो कम से कम थोड़े ज्यादा याद रखो ना, ताकि जिस समय आपसे पूछे उस समय आप बिल्कुल आसानी से प्रेम से बता सको कि मृदा की ये इतने कार्य है। अरे बोलो यस और नो। यस तो तभी तो कह रहा हूं। चलो अगला कार्य लिखेंगे। चलो अगला कार्य लिखते, फिर एक साथ सारे कार्यों को हम दोहराएंगे। तो कार्य नंबर हमारा ये कितना था? ये कार्य नंबर 3 था। मृदा कार्य नंबर आप 4 लिखें। ठीक है, तो 4 नंबर लिखें, मृदा की ऊपरी परत कृषि कार्य के काम आती है, कृषि कार्य के काम आती है। ये आप लिखे कार्य नंबर 4 कि मृदा की सबसे ऊपरी परत में हम खेती करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, खाने पीने का चून उगाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो कृषि कार्य के काम आती है। कार्य नंबर आप इसका 5 लिख सकते हैं। कार्य नंबर 5 आप क्या लिखेंगे? इसका बिल्कुल सीधा सा कार्य लिख सकते हैं। जो मृदा जो होती है ना, ये बहुत सारे लोगों को रहने की जगह भी होती है। कैसे? कीड़ी मकोड़े, चूहे, खरगोश, सारे जानवर तो इसी में रहते हैं। चूहे वगैरह रहते नहीं रहते, तो उनके निवास स्थान का कार्य करती है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? चलो मृदा 5 नंबर कार्य लिखेंगे, मृदा पादप तथा जंतुओं के निवास स्थान मतलब घर का, निवास स्थान का कार्य करती है, निवास स्थान का कार्य करती है। आप ये कार्य इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर कि मृदा इसका कार्य भी करती है निवास स्थान का। इसके अंदर इंसान भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, पेड़ पौधे भी इसी के अंदर उगते हैं। तो सबके लिए निवास स्थान का, उनके घर का काम भी करती है। यस और नो? इसके अलावा और कोई कार्य लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। कैसे सर? देखिए जरा, बिंदु नंबर 6, मृदा किसमें काम आती है? मृदा आप बोल सकते हो इमारत निर्माण में। किसमें? इमारत निर्माण में। या फिर आप बोल सकते हो इमारतों की जगह, हाँ, इमारतों के निर्माण में, सड़क बनाने में, बहुत सारी चीजों में काम आती है। आती है कि नहीं आती? बोलो यस और नो। इमारतों के निर्माण में, इमारतों के निर्माण में, इमारतों के निर्माण में, सड़क निर्माण में, सड़क निर्माण में आदि कार्यों में काम आती है, आदि कार्यों में काम आती है, आदि कार्यों में काम आती है, काम आती है। अरे बोलो यस और नो।
चलिए अब मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूं चीजें। अब मेरे साथ साथ आप बिल्कुल कार्यों को एक एक करके दोहराएंगे और मैं कह रहा हूं आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल भी आपको। तभी तो कह रहा हूं ना, चीजें पढ़ो तो इतनी लाजवाब पढ़ो कि मजा आ जाए, और नहीं पढ़ना तो फिर पढ़ो ही मत, फालतू का दिखावा मत करो, बिल्कुल भी खुद के साथ खुद धोखा मत करो, वो सबसे गलत चीज होगी। ठीक है, शुरू करते हैं, समझो चीजों को। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम बात कर रहे हैं मर्दा के कार्य। सबसे पहला कार्य मर्दा का समझो, क्या कार्य है? मर्दा भूपपड़ी और वायुमंडल के बीच का एक आंतरिक सतह का कार्य करती है। जो मर्दा होती है वो इस वायुमंडल और भूपपड़ी जो होती है, पृथ्वी होती है, उसके बीच को अलग अलग उसको बांटने का कार्य करती है, तो आंतरिक सतह का कार्य करती है। मर्दा प्राकृतिक साधन जितने भी होते हैं, जैसे उष्मा है, जल है, गैस है, पोषक तत्व है, आदि सभी को रिसाइकिल करने का काम करती है, पुनः चक्र करने का काम करती है। तीसरा, मर्दा पौधों को यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्व आदि प्रदान करने का कार्य करती है। पहले भी तुम पढ़ चुके हो। अगला बिंदु क्या कहता है? मर्दा की ऊपरी परत खेती कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के काम में आती है या फसल उत्पादन के काम में आती है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? मर्दा पादप तथा जंतुओं के निवास स्थान का कार्य भी करती है। अगला बिंदु, जो मर्दा होती है वो इमारतों के निर्माण के रूप में, इमारतों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, आदि सारी चीजों के काम, निर्माण करने के काम में आती है। बहुत सारे कार्य हैं मर्दा के, छोटे छोटे, तुम और भी लिख सकते हो। तो ऐसे तुम्हें इसके कार्य लिखने, क्योंकि सवाल जब पूछेगा ना तो कैसे पूछेगा? मर्दा की परिभाषा लिखो, मर्दा के कोई 3 या कार्य, कोई 5 कार्य लिखो। देखो जैसे मर्दा को परिभाषित करो तथा मर्दा की विशेषताएं लिखो, 2 मर्दा की विशेषताएं लिखो, या मर्दा की कोई 3 कार्य लिखो, या मर्दा के कोई 5 कार्य लिखो। ऐसी बातें सवाल तुमसे पूछेगा थ्योरी के अंदर, तो तुम्हें ज्यादा बिंदु पता होने चाहिए ताकि तुम अच्छे से लिख सको। तो आप ऐसे करके मर्दा के कार्यों को लिख सकते हैं अच्छे से। बोलो यस और नो। चलिए, तो मर्दा के कार्य आपके पूरे हैं। लास्ट में मैं आपको एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा, याद रखना। अगली हेडिंग हम लिखते हैं मर्दा का अध्ययन की बात करते हैं। किसके बारे में? मर्दा का अध्ययन, कि मर्दा का अध्ययन किस किस में करते हैं। तो हेडिंग आप सभी लगा सकते हैं मेरे साथ साथ, मर्दा का अध्ययन। मर्दा का अध्ययन किस किस के अंदर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा ही यहां से जवाब निकलने वाला है। मर्दा का अध्ययन हम 2 प्रकार से करते हैं। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। दोनों को समझाता हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले जो हमारा आता है, ध्यान से समझिएगा, नंबर 1 जो आप सभी के लिए आता है, ये है पेडोलॉजी। क्या है? बोलो, पेडोलॉजी। मैं दोनों को एक साथ लिखूंगा, पेडोलॉजी, PEDOLOGY, पेडोलॉजी। ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं, इसका नाम है मर्दा शास्त्र। क्या है? बोलो, मर्दा शास्त्र है। इसको क्या बोलते हैं? ED, इसकी स्पेलिंग देख लेता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं इडेफोलॉजी, EDOPHOLOGY, इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी हम इसको बोलने वाले हैं। यस और नो। चलिए अब दोनों को 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या होता है। तो पहला है यहां पर पेडोलॉजी के अंदर क्या बिंदु आप सभी को याद रखने हैं, ध्यान से सुन लीजिए सारे। मर्दा को प्राकृतिक पिंड मानकर, क्या बोलो मेरे साथ साथ बोलना, मर्दा को प्राकृतिक पिंड मानकर, प्राकृतिक पिंड मानकर, मर्दा को प्राकृतिक पिंड मानकर इसके जन्म निर्माण तथा वितरण का अध्ययन करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं। चलिए मैं वापस बिंदु को रिपीट करूंगा, एक बार मेरे साथ साथ वापस बोलें। हम हमारे पेडोलॉजी के अंदर किस तरीके से मर्दा के बारे में पढ़ते हैं, सोइल के बारे में हम स्टडी करते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। इसमें मर्दा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है, एक नेचुरल इसको माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पिंड मानकर मर्दा का जन्म कैसे होता है, मर्दा का जो निर्माण है वो कैसे होता है, मर्दा का वितरण कैसे होता है, और इसके सारी चीजें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। यस सर। तो फिर सर मर्दा शास्त्र के अंदर क्या होता है? यहां पर मर्दा को उच्च पादप समुदाय मानकर, उच्च पादप समुदाय मानकर अध्ययन करते हैं, उच्च पादप समुदाय मानकर अध्ययन करते हैं। बस ये एक लाइन इसके अंदर याद रखनी है। वापस याद करेंगे मेरे साथ साथ, वापस बिंदु को रिकॉल करेंगे। पहला बिंदु आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर मर्दा को एक प्राकृतिक पिंड
जाता है और मृदा के जन्म के बारे में, निर्माण के बारे में, उसके वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि इडेफोलॉजी के अंदर बिल्कुल सिंपल कह सकते हो, इसके अंदर उच्च पादप समुदाय माना जाता है, इसके अंदर पादपों का एक वर्ग माना जाता है और फिर इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में काफी सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा मृदा का अध्ययन की मैंने बात बताई है। वन बाय वन के आपको सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ वन बाय वन चीजों को नोट करते जाएं, समझते जाएं एक एक चीज को करके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा जो इससे अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप सभी इसे लिख सकते हैं हेडिंग को। हेडिंग है हमारी पौधों की वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो एक बाई एक करके चीजों को समझेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा इजी टॉपिक है। 3 छोटे छोटे वर्ड्स बता रहा हूं, बिल्कुल इजी से याद हो जाएंगे। सर कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक है, बोलो। बी सी ई, याद कर सकते हो क्या, बोलो। यस सर, बिल्कुल याद कर सकते हैं। चलो, पहला कारक बी का मतलब बायोटिक, आप इसे बोल सकते हो बायोटिक, बोल सकते हो बायोटिक। दूसरा क्लायोमेटिक, क्लायोमेटिक बोल सकते हो, ठीक है। सी एल ए, सी एल ए, सी एल आई, क्लाइमेटिक, यस और नो, क्लाइमेटिक आप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 ई यानी इडेफिक, ई डी ए पी एच आई सी, इडेफिक, आप इसको इडेफिक बोल सकते हो। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हम बात कर रहे हैं पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं बी सी ई, बायोटिक, ठीक है, क्लाइमेटिक और इडेफिक। सर इनका क्या मतलब है। बायोटिक यानी आप बोल सकते हैं यहां पर जीवीय कारक, कौन से कारक भाई, जीवीय कारक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्लाइमेटिक का मतलब आप इसको बोलते हैं जलवायुवीय, जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक आप इसको बोल सकते हैं। और तीसरा बोलेंगे इडेफिक, इसका मतलब होता है मृदीय कारक। आया ना। 3 कारक याद रखते हैं। पौधों की वृद्धि को कौन कौन से कारक करेंगे हमारे प्रभावित, बी सी ई, बी यानी बायोटिक जीवीय कारक, सी यानी क्लाइमेटिक जलवायुवीय कारक, और ई यानी हमारे मृदीय कारक आपको याद रखने हैं। अब आप सभी को एक स्पेशल बिंदु बता रहा हूं, स्पेशल बिंदु आप सब लिखेंगे मेरे साथ साथ, नोट लगाकर आप सभी को लिखना है। स्पेशल बिंदु है आप सभी का। सर नोट में क्या लिखना है ये तो बता दीजिए। नोट के अंदर आप सभी को लिखना है मृदा वायु के अंदर कौन सी गैस की कितनी मात्रा होती है, ये आप सभी को मैं बता रहा हूं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं मृदा वायु में, मृदा वायु में आपको क्या लिखना है, मृदा वायु में सबसे पहले हम बात करेंगे O2 की, ठीक है, मैं हिंदी में लिखूंगा इन सभी को। हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने मात्रा है। दूसरी हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। और तीसरी हम बात करेंगे यहाँ पर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर कितनी मात्रा है। तो CO2 की, पहले ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है 20.3%, कितनी बोलो, 20.3% ऑक्सीजन होती है मृदा वायु के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है यहाँ पर 79.01% होती है, यस और नो। CO2 की मात्रा 0.3% होती है। ये बिंदु आपको याद रखना है। सर वायुमंडल में कितनी होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 20.9% यानी 21% के आसपास होती है। ये नाइट्रोजन हमारी वहां पर 78% के आसपास होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास होती है। तो ये फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद करना है। बोलो यस और नो। चलिए, पूरा जो टॉपिक मुझे आज करवाना था वो मैं करवा चुका हूं। एक बार शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे टॉपिक को रिवाइज करवाता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। और कल की क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ाऊंगा
मर्दा के अवयवों के बारे में आप सभी को पढ़ाऊंगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम एक लेक्चर में अभी खत्म नहीं कर रहे सब कुछ, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो सकता है इस चैप्टर के 5 से 6 पार्ट बने, लेकिन भरोसा रखना जब तुम सारे पार्ट को देख चुके होगे तो तुम्हारे 4 नंबर में से आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता, तुम्हारे जैसा कोई लिख नहीं पाएगा, तुम्हें अपने जिले का, अपने स्कूल का टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, अगर तुमने ठान लिया है। वही मेरी बात याद रखना मेरे दोस्त, कि अगर तुम वास्तव में मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिलेगा। बस भरोसा रखना जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे टीचरों पर भरोसा रखना जो तुम्हारी मदद के लिए एनी टाइम यहाँ पर है। चलिए शुरुआत से रिवीजन करवाना शुरू करता हूँ, आपको पहली स्लाइड से हम शुरू कर रहे हैं। हमारा चैप्टर जो शुरुआत से मैंने पढ़ाया था आप सभी को, देखिए सबसे पहले ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। कौन से चैप्टर का? मृदा चट्टानों का अपक्षय, मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय तथा मृदा निर्माण चैप्टर का निर्माण था। इसमें मैं आपको मृदा के बारे में, परिभाषा के बारे में, विशेषता के बारे में, अध्ययन के बारे में और इसके कार्यों के बारे में आप सभी को मैंने मेन मेन बिंदु सारे बताए हैं शुरुआत के। यस और नो? बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले मृदा के बारे में। मेरे साथ साथ एक एक लाइन टू लाइन चीजों को दोहराना, कॉपी में लिख लेना मेरे भाई, अगर वास्तव में नंबर लेकर आने हैं। दिखावा नहीं करना तो जरूर जरूर लिख लेना, और दिखावा करना तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। यस और नो? तो मेरे साथ साथ बिंदु को दोहराओ। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। जैसे हमारे घर का फ्लोर या फर्श सबसे ऊपरी परत होती है, वैसे ही मृदा भी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। मृदा त्रिविमीय पिंड होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 दिशाएं होती है। मृदा जो होती है ये पौधों के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है, जल प्रदान करने का कार्य करती है। फिर आती है मृदा की परिभाषा। मृदा वह प्राकृतिक पिंड होता है, वह प्राकृतिक पिंड जो खनिज पदार्थों के टूटने से, अपक्षयित होने से, विच्छेदित होने से तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है, उसे मृदा कहते हैं। मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है तथा यह पौधों को यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करती है। किसी की भी परिभाषा पूछे, तुमसे ये लिखा जाए ना कि बस मृदा की परिभाषा लिखो, किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार तुम ये लिख देना, तुम्हारा कोई नंबर नहीं काटेगा। समझ लो क्या कर रहा हूं? तुम बस ये परिभाषा लिख देना, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, 100/100 नंबर मिलेंगे तुम्हें इसके अंदर। अगली बात करता हूं, हम बात करते हैं मृदा की विशेषताएं। मृदा की 2 विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं? 2 विशेषताएं। पहली, मृदा अलग अलग परतों या संस्तरों से मिलकर के बनी होती है, जो पदार्थों का संचय करने का, स्थानांतरण करने का, आदान प्रदान करने का उनका कार्य करती है। दूसरी बात, मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थ तथा उसकी जलवायु के कारण उसके जैविक और रासायनिक गुण धर्म अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने विशेषताएं बात करी थी, 2 विशेषताएं। फिर आते हैं मृदा के कार्य। पहला मृदा का कार्य, मृदा जो होती है वो भूपपड़ी और जलवायु के बीच में, जलवायु वायुमंडल के बीच में, भूपपड़ी और वायुमंडल के बीच में एक आंतरिक सतह का कार्य करती है, दोनों को अलग अलग करने का कार्य करती है। दूसरा कार्य बोले तो मृदा प्राकृतिक साधन जितने भी होते हैं, उष्मा बोलो, गैस बोलो, जल बोलो, पोषक तत्व बोलो, सबको रिसाइकिल करने का कार्य करती है, पुनः चक्कर करने का कार्य करती है। तीसरे कार्य की अगर बात करें तो मृदा जो होती है वो पौधों को यांत्रिक आधार, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। एक एक करके मेरे साथ साथ सभी चीजों को दोहराते रहिए ताकि आपको चीजें याद होती रहे। चौथे कार्य की अगर बात करें तो मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो खेती करने के कार्य में, कृषि कार्यों के काम में आती है, फसल उत्पादन के काम में आती है। पांचवें कार्य की बात करें तो मृदा जो होती है वो जंतुओं और बहुत सारे पादपों के लिए उनके निवास स्थान का, उनके घर का काम करती है, उनके रहने की जगह का काम करती है। छठे नंबर के कार्य की बात करें तो मृदा इमारतों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में और बहुत सारे कार्यों में काम आती है। ऐसे आपसे सवाल पूछ लेगा, मृदा को परिभाषित करो तथा इसके कोई 3 कारक कार्य लिखो, 3 कार्य बताइए, कोई 5 कार्य बताइए, आपको यहाँ से लिखने पर। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हमने अगला बिंदु बात करा मृदा का अध्ययन के बारे में कि मृदा का अध्ययन कैसे कैसे करते हैं। मृदा का अध्ययन 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला बोलते हैं हम पेडोलॉजी और दूसरा एडाफोलॉजी या मृदा शास्त्र। पेडोलॉजी में मृदा को एक हम प्राकृतिक पिंड मानते हैं, उसके जन्म के बारे में, निर्माण के बारे में और उसके वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि
इडेफोलॉजी में हम मृदा को एक जो उच्च पादप समुदाय होता है वो मान करके अध्ययन कर रहे होते हैं। अंत में हमारा बिंदु आ जाता है कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 3 कारक होते हैं, BCE, बी यानी बायोटिक जीवीय कारक, सी यानी क्लाइमेटिक यानी जलवायुवीय कारक, और ई यानी इडेफिक यानी मर्दीय कारक। 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं पौधों की वृद्धि को। और सबसे स्पेशल बिंदु अंत में याद रखिएगा, मृदा के अंदर, मृदा वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 20.3 होती है, जबकि वायुमंडल में 20.9 यानी 21% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 79.01%, लगभग 79% आप बोल सकते हैं। और CO2 विशेष तौर पे याद रखेंगे 0.3% मात्रा होती है। और कल की क्लास के अंदर यानी पार्ट नंबर 2 के अंदर आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा मृदा के अवयवों के बारे में कि मृदा क्या क्या अवयवों से मिलकर बनी होती है, किसकी मात्रा कितनी होती है। तीसरे लेक्चर में हम चट्टानों के बारे में या खनिज के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसे हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट में हम चीजों को समझेंगे। तुम्हें अगर अपना टारगेट सेट कर लिया है, फिक्स है कि मुझे अब की बार टॉप करना है और 12वीं क्लास के साथ जेट जैसे CUT ICR जैसे पेपर को फोड़ना है, तो जरूरी है कि तुम चीजों को बहुत डिसिप्लिन से करो। रोजाना जो भी आपको पार्ट मिले आप उसे देखें, नोट्स साथ में जरूर बनाएं, रिकॉल करें, रिवीजन करें, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें, लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें मेरे दोस्त। और ऐसे और लेक्चर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। आप मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी हो सकता है तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को कम से कम अपने 2 से लेकर 5 दोस्तों तक, कम से कम 5 दोस्तों तक तो जरूर जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरे भाई जब तक तुम हमें सपोर्ट नहीं करोगे, हम काम हमारे अंदर भी, जैसे तुम डीमोटिवेटेड हो जाते हो ना कि मुझे ये चीज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वैसे हम भी डीमोटिवेट होते हैं। तो हमें मोटिवेट करने के आपकी जिम्मेदारी और आपके लिए काम करने की हमारी जिम्मेदारी। आपके साथ योथा संस्थान हमेशा से खड़ा है और आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। अब की बार जो आपका टारगेट है अपने स्कूल को, अपने जिले को, अपने तालुके को टॉप करने का, वो आप करके दिखाएंगे। हमारे साथ रहे तो आप पक्का से इस चीज को पूरा करेंगे। तो इस पार्ट को, इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। वीडियो को शेयर करना और जाते जाते लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समझ गए ना मेरे दोस्त? व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, सारे ग्रुपों में डालना, स्टोरी में लगाना। और हमारे, आप सभी एक स्पेशल बात, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सारे के सारे बच्चे। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उसे जाकर के जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द मुलाकात करते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर। और बाकी चैनल को चेक करो, एग्रीकल्चर के बहुत सारे लेक्चर वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहते हैं, तो जरूर जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।